जनता जनार्दन न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं असित यादव उर्फ सनी, प्रदेश सचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी से। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विधानसभा चुनाव 2022 में किन किन मुद्दों पर होगा। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम असित यादव सनी है और समाजवादी लोहिया वाहिनी का प्रदेश सचिव मुझे नियुक्त किया गया है। सर, आप ये बताइए कि 2022 में जो आगामी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, आप ये बताइए जनता के बीच में आप जो तालमेल बैठा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो अहम मुद्दे हैं उनको लेके जा रहे हैं? सबसे पहले विनय जी, आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। अब जहाँ तक सवाल है मुद्दों का, आपने जो प्रश्न पूछा है कि किन मुद्दों को लेकर के अब विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पास वही मुद्दे हैं। रोजगार का सबसे अहम मुद्दा है। जिस तरीके से आज बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, युवा आज आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है कि शायद आज उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के हाथों में होता तो उनका भविष्य जो अंधकार में आज चला गया है, वो आज उनका भविष्य अंधकार में नहीं गया होता। क्योंकि जिस तरीके से पूर्व की जो गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें युवाओं को जिस तरीके से रोजगार दिए गए थे और उनके जीवन खुशहाल था, लेकिन इस सरकार में कोई, योगी जी की सरकार में कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई। जहाँ नौकरी का सवाल है तो लोग परीक्षा देने गए, केंद्र तक पहुँचे, 15-20 मिनट एग्जाम देने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक है और पेपर लीक होने का सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये पेपर लीक किया, उन्हीं के लोगों ने घपला किया है। युवाओं के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खिलवाड़ किया है। आज उत्तर प्रदेश का युवा इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है और 5 साल जिस तरीके से इन लोगों ने अन्याय किया युवाओं के साथ, हर वर्ग के साथ, युवा ही नहीं, महिलाएं हो, तमाम हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोग आज इनसे परेशान होकर के उत्तर प्रदेश में अपने विकास को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। सर, महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहिए? महंगाई तो इस तरीके से, एक जो कांग्रेस ने एक समय नारा बनाया था कि महंगाई डायन है, तो वो आज डायन का रूप धारण कर लिया है महंगाई ने। जिस तरीके से आज जीवन यापन संभव नहीं है, गरीब आदमी बेचारा जो 300-350 रुपये कमाता है, आपको बताइए कैसे अपनी जीवन यापन अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कैसे जी पाएगा? क्योंकि 300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपये तेल नहीं खरीद सकता है। जिस तरीके से तेल की बढ़ती कीमतें हैं, गैस की कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भराया जाएगा? जो इन लोगों ने उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर बांटे थे, आज उन सिलेंडरों की किस तरीके से पोल खुली है कि गरीब आदमी बेचारा उन्हें स्टूल बनाने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि 1000 रुपये का सिलेंडर तो वो भरा नहीं सकता है। और महंगाई, सारी चीज़ें महंगी हैं, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। किसान की आप DAP ले लीजिए तो DAP के क्या रेट है? आप किसान, क्या DAP आज संभव है कि किसान अपने खेत में DAP डाल दे? क्योंकि डाल ही नहीं सकता, इतनी महंगाई है। धान के रेट 1400-1300 रुपये में दाम, जो अच्छे से अच्छा धान था वो 1300-1400 रुपये में बिका है और उससे नीचे तो 900-1000 रुपये में लोगों ने अपना दान दिया है। तो 900 और 1000 रुपये धान बेचने वाले व्यक्ति 1500 की DAP कैसे डालेगा? तो महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। और आज किसान जो, हालांकि किसान ही जो होते हैं, किसान ही नहीं और भी जो लोग हैं वो भी गरीब लोग होते हैं, चाहे वो मजदूर और गरीब तबके के लोग हैं, वो सब लोग आज आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अखिलेश जी अगर सरकार में होंगे तो हमारा वादा तभी संभव है, क्योंकि उन्होंने पिछली सरकार में विकास कार्य किए थे। ये लोग प्रचारजीवी लोग हैं, इन्होंने सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, जनता को बहकाना जानते हैं, झूठे वादे करना जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि पिछली बार जो इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने एक मैनिफेस्टो अपना जारी किया था। उस मैनिफेस्टो में सबसे पहला इनका वायदा था कि जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। अब 2022 का ये चुनाव आपके सामने है, तिथि आ गई हैं, अब चंद दिन बचे हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक भी किसान की अगर आय दोगुनी हुई है तो आप हमें बता दें। सर, ये बताइए, जो आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान में जैसे केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो काफ़ी सारी ऐसी लोहानियाँ योजनाएँ हैं, जैसे सर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हुई, जो 2000 रुपये पर इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, इस हिसाब से 10 इंस्टॉलमेंट केंद्र सरकार दे चुकी है। 10 इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग 30,000 रुपये पर किसान को मिल चुका है। किसान से रिलेटेड बात करते हैं तो किसानों का 36,000 करोड़ कर्जा माफ किया गया है, ऐसा सर सत्ता पक्ष का दावा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान और जनता का जहाँ तक सवाल है, ये किसान ही बता सकता है आपको बेहतर कि इन्होंने कितने कर्जे माफ़ किए हैं।
मैंने कर्जे माफ़ी के आप रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, ऐसे ऐसे डाटा आए हैं जो हंसी के पात्र है। आप हंसने में मजबूर मतलब हो जाएंगे, अपने आप की हंसी रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी का 150 रुपये माफ़ हुआ, किसी का 1.5 रुपये माफ़ हुआ। माफ़ी के नाम पर किसानों के साथ इन लोगों ने एक तरीके से मजाक किया है। कर्ज माफ़ ऐसे होता है क्या भाई? अगर आपको कर्ज माफ़ करना है तो पूरा कर्ज माफ़ करिए। कर्ज माफ़ भी कर नहीं सकते हैं, उल्टा किसान को कर्जे में डालने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये काले कानून लाए थे, उन काले कानून के जरिए जिस तरीके से 750-800 किसान हमारे शहीद हो गए देश के लिए और उन्होंने अपने प्रदेश के लिए अपनी ज़मीन बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या टैनी जी जो मिश्रा उनके जो मंत्री हैं, वो मंत्री का बेटा आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? टैनी जी इस्तीफा आज तक क्यों नहीं दिया? अब तो ये चुनाव का वक्त है, जनता पूछेगी इनसे सवाल कि आखिरकार किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले मंत्री जी को ये अधिकार किसने दिया कि वो किसानों पर जिस तरह गाड़ी चढ़ा दें और निर्दोष लोगों की हत्या कर दे? क्या ये, हाँ, उनको ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उनके मंत्रियों ने दिया है। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी अमित शाह ने दिया हो कि जाइए और अब किसानों के ऊपर गाड़ी चला दीजिए, लेकिन जनता आज दुखी बैठी है, त्रस्त बैठी है, परेशान बैठी है और जनता की मार बहुत बुरी होती है। जनता जनार्दन होती है, जिसे चाहे ताज पर बिठाते, जिसे चाहे जमीन पर बिठाते। तो अब जनता, जिस जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें ताज पर पहुंचाया था, वही जनता इन्हें अब फर्श पर लाने वाली है। नहीं सर, आप यही कह रहे थे किसान की बात, तो किसान आंदोलन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। किसान आंदोलन की जो बात कर रहे थे, जो किसान बिल आया था वो तो भारत सरकार ने सर वापस ले लिया है। जब किसान कह रहे थे, जब किसान बॉर्डर पर डटे थे भयंकर सर्दी में, बारिश में, जब उन्होंने कहा कि ये बिल मुझे नहीं चाहिए, उस वक्त सरकार ने वापस क्यों नहीं लिया? 750 लोगों की कुर्बानी जाने के बाद वो बिल वापस क्यों लिया? ये सवाल है जो सवाल जनता पूछ रही है। भाई अगर आप वही बिल आप कह रहे थे कि जनता के मुताबिक बिल है, ये बिल से फायदे होने वाले हैं, जब वही बिल जनता ने नकार दिए और पूरी 1 साल आंदोलन चला है। ये 1 साल के अंदर कितने लोगों ने कष्ट झेले हैं, वह कहीं किसी से छुपे नहीं हैं। वो बरसात के आलम लोग भीगते रहे, मरते रहे, छोटे छोटे बच्चे से वो बॉर्डर पर हो, चाहे कोई भी बॉर्डर देख लीजिए, तमाम जगह लोगों ने अपनी जान दी है। तो इसीलिए आज उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का हर वर्ग, नौजवान हो, चाहे शिक्षा मित्रों की बात ले लीजिए, पढ़ाई की बात ले लीजिए, टीटी की बात ले लीजिए, आप हर तरीके के कोई भी ये सरकार एक भी काम में सफल नहीं हो पाई है। इसीलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में। सर यही आप कह रहे थे, जो किसानों के ऊपर कह रहे थे, कल आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में ये शामिल किया गया। माननीय अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि मतलब जो गन्ना भुगतान होगा वो 15 दिन में हम करवा देंगे। आपको क्या लगता है 15 दिन में पॉसिबल है या नहीं? सबसे पहली बात, समाजवादी पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। हम लोग नेताजी की बातों को मानने वाले लोग हैं, आदरणीय लोहिया जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते। क्या आप बताइए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार बनेगी तो हम लैपटॉप देंगे। एक भी अगर कोई भी बता देंगे उत्तर प्रदेश में लैपटॉप ना मिला हो। उन्होंने जो वायदे किए, मेट्रो चलाई, एक्सप्रेस वे 23 महीने में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे 23 महीने में बनाकर दिखा दिया। और योगी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि युवाओं को हम लैपटॉप देंगे। भाई लैपटॉप तो छोड़िए, उन्होंने जो स्मार्टफोन दिए हैं वो भी बंद हो गए हैं। कम से कम ऐसी हजारों शिकायतें दर्ज हैं उस फ़ोन को लेकर के, जो उन्होंने 4 दिन पहले जो उन्होंने स्मार्टफोन दिया था, आज वो बंद हो गया है। सर आप एक्सप्रेसवे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो एक्सप्रेसवे आप कह रहे हैं आपकी सरकार ने एक एक्सप्रेसवे बनाया था। योगी सरकार का दावा है कि 4 एक्सप्रेसवे बना दिए। योगी सरकार ने एक भी एक्सप्रेसवे छोड़िए, जो कहते हैं ना गड्ढा मुक्त, वो गड्ढा मुक्त नहीं करा पाई। जितने भी सरकारें बनी हैं, जितनी भी आज तक की सरकारें बनी हैं, रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, जितना काम समाजवादी सरकार में हुआ है उतना आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। और एक्सप्रेसवे का जहाँ तक आपने सवाल पूछा था, वो जो एक्सप्रेसवे बना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो समाजवादियों की देन है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन है। इसीलिए वो एक्सप्रेसवे समाजवादियों को उसका श्रेय जाता है। और जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेस का विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से बनना चाहिए था, वो नहीं बना है। आप लखनऊ एक्सप्रेसवे की तर्ज पर उसे अगर देखेंगे तो बहुत सी कमियां रह गई हैं। जो अखिलेश जी की अगर सरकार होती, समाजवादियों की सरकार होती, तो ये आज उस एक्सप्रेसवे का नज़ारा अलग होता। सर पूर्वांचल का छोड़िए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे से सर अपने पूरे देश में सबसे बड़ा बताया जा रहा है और उस पर कार्य चल भी रहा है। देखिए, अगर लखनऊ एक्सप्रेसवे से कोई भी अच्छा देश में एक्सप्रेसवे हमें आप बता दीजिए। आप अगर लखनऊ जाएंगे, गाड़ी में अपने परिवार के साथ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें आप अगर चाय पिएंगे तो आपका जो चाय का गिलास है उसमें से चाय छलकेगी नहीं।
पानी आपका पेट का जो पानी है वो नहीं हिलेगा, इतना बेहतरीन एक्सप्रेस वे है। उस पर अगर आप लखनऊ तक चले जाएंगे तो नॉन स्टॉप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी कमर में भी मोच नहीं आएगी। और मैं तो कह रहा हूँ आप पत्रकार हैं, आप जाते रहते हैं तो आपका भी अनुभव रहा होगा कि आपने भी एक्सप्रेस वे पर चले होंगे, तो आप खुद जानते होंगे कि इससे अच्छा एक्सप्रेस वे शायद नहीं है। सर अब बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा पिछले सप्ताह से आप देख रहे होंगे कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें सारे भूचाल सा आया हुआ है। जैसे बहुत सारे नेता ऐसे, चाहे मौर्य जी हों, चाहे दारा सिंह जी हों, या सैनी जी हों, या साकी जी हों, व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहिए। सर इन लोगों के आने से आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी वजूद होगी या नहीं? देखिए, जो समान विचारधारा को मानने वाले लोग, समाजवादी विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं, उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत है। जो लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई हो, गरीब तबके की लड़ाई हो, और ओबीसी SC ST वालों की जो लड़ाई हो, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो काम हम कर रहे हैं और वो दूसरे लोग भी कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ आ जाते हैं तो इसमें क्या बुराई? सर आप बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, आप भी एक युवा है और सारे युवाओं के आप लोकप्रिय हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप ये बताना चाहेंगे कि युवाओं के लिए यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप युवाओं को प्राथमिकता किस कार्य के हिसाब से देना चाहेंगे? ये आपका आप तक का सबसे बेहतरीन सवाल है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने युवाओं के टॉपिक पर जो बात की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी युवा मुझे सुनेंगे, उन सब लोगों से बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि आपका भविष्य अगर कहीं उज्जवल है, अगर आपका भविष्य के बारे में कोई सोचता है तो वो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी से बेहतर शायद कोई नहीं सोच सकता है। ये हमारे युवा भी जानते हैं। आप लोगों से मेरी अपील है, जिस तरीके से समाजवादी सरकार में आपको नौकरी दी गई थी, आप लोगों ने सिर्फ दौड़ लगा करके दिखा दी थी तो आपको वर्दी मिल गई थी, इसी तरीके से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप दौड़ लगा करके दिखा देना, आपको पुलिस में भर्ती कर लिया जाएगा। और तमाम चाहे शिक्षा मित्र हों, उनके साथ भी हम लोगों ने न्याय करने का काम किया था। तो तमाम जो वर्ग हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, हम लोग जो आज महत्वपूर्ण पद हैं वो खाली पड़े हैं, वो भरने का काम करेंगे, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। और जो आज हमारे बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके भविष्य की हमें चिंता है, आपके भविष्य की हमारी समाजवादी पार्टी को चिंता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जो योगी सरकार ने लॉलीपॉप देने का काम किया, आपको परेशान करने का काम किया, और जो आपसे फॉर्म भरवाए गए कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा, लेकिन कोई लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ से, कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन लोगों को लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। और सबसे बड़ी योजना हमारी है 300 यूनिट बिजली समाजवादी पार्टी फ्री देने जा रही है, जिसका साफ गरीब लोगों को फायदा होने जा रहा है, जिससे गरीब लोग खुशहाल होंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का मतलब है कि 2100-2200 रुपये के करीबन एक आंकड़ा बैठता है, वो राहत मिलने का काम होगा। अच्छा जी, अब बहुत एक अहम सवाल है आपके लिए। आप ये बताइए, आपकी पार्टी का मतलब जो रणनीति है, मतलब क्या लक्ष्य क्या है आपकी पार्टी का? मतलब कितनी सीट तक आप जा पा रहे हैं, कितनी सीट तक आपका आंकलन है? देखिए, समाजवादी पार्टी 403 सीटों पर लड़ रही है और हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम 403 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में एक अलग इतिहास रचते हैं। अब जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता तैयार बैठी है, और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ विपक्ष ना हो तो वो राजनीति किस काम की? विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष भी जरूरी है। तो मैं चाहूँगा 3 सीटें विपक्ष रख लेगा और 400 सीटें पूरी समाजवादी पार्टी। आज जिस तरीके से न्याय चल रही है, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, अगड़े हो, सब लोग, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग आज उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं। और परिवर्तन ऐसा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, ऐसा फेंक देना चाहते हैं कि ये पुनः दोबारा कभी वापस उत्तर प्रदेश में ना आए। इसीलिए हम लोग 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, सत्ता पक्ष का आपकी पार्टी के ऊपर एक सबसे बड़ा आरोप ये रहता है कि फर्स्ट और सेकंड वेव जो आई थी कोविड की, सर, उस दौरान ये बताया गया था समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी नेता थे, सारे लोग क्वारंटाइन हो गए थे। मतलब जनता की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आप पत्रकार हैं जी, और आपने ये सवाल पूछा। डिजिटल चीज़ें, सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें लोग आप एक्टिव भी रहते होंगे। सोशल मीडिया पर आंकड़ा उठाकर देखिए, कितने समाजवादी पार्टी के लोग थे जिन्होंने घर घर जा करके, नाव से जा करके सामग्री देने का काम किया, लोगों की मदद की, हाईवे हो, मास्क देने का काम किया, उन्हें पैसे देने का काम किया। और अगर कोई उस समय कहीं कोई दिखाई दे रहा था तो समाजवादी लोग उस समय दिखाई दे रहे थे। ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहिए कि उस समय आप कहाँ थे जब कोरोना काल में लोग परेशान थे, लोगों को आपकी ज़रूरत थी,
आपने ये भी सवाल पूछा है कि समाजवादी लोग खड़े नहीं थे, लेकिन आपने एक नज़ारा देखा होगा कि जब कोविड का समय चल रहा था, लोग अपने घरों को जाने के लिए पैदल बहुत मजबूर थे, लाचार थे, और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके ऊपर लाठियां डंडे मार रही थी, उन्हें प्रताड़ित कर रही थी। यहाँ तक कि गर्भवती जो हमारी माताएं बहनें थी उनको भी नहीं छोड़ा गया। और लेकिन जब ये समय चुनाव का आया, जब रैली और रेला करने का समय आया, तो देश के प्रधानमंत्री जी की रैली में भीड़ इकट्ठी करने के लिए जो राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखावा करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की कमाए हुए पैसे टैक्स के रूप में जो जनता का पैसा जमा होता है सरकार के पास, उस पैसे से सरकारी संसाधनों का, बसों का इन लोगों ने गलत प्रयोग किया, सरकारी कर्मचारियों का गलत प्रयोग किया और वहाँ लोगों को इकट्ठा किया। ये जो बसें उन्होंने कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भीड़ इकट्ठी करने के लिए लगाई, अगर यही बसें कोरोना काल में लगा दी होती तो हमारे माताएं बहनें, हमारे नौजवान बुजुर्ग जो परेशान हुए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता परेशान हुई है, वो शायद परेशानी से बच जाती और उन लोगों के साथ ये अन्याय नहीं होता। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों की उस समय डेथ हो गई, वो लोग नहीं रहे, उस माँ से जाकर के पूछिए, उनके परिवार से पूछिए उन पर क्या गुजर होगी। तो वो सब चीज़ें जनता को याद हैं, जनता कुछ भी नहीं भूली है और जनता भूली जरूर है लेकिन भूली कुछ भी नहीं है। और आने वाले समय में इन लोगों का सुपड़ा साफ कर देगी। उत्तर प्रदेश में इन लोगों का नाम और निशान नहीं रहेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक बार पूरे हिंदुस्तान में 3 सीटें हुआ करती थी, उसी तरीके से ये आज उत्तर प्रदेश में 3 सीटें लेकर के जाएंगे। 400 सीटें समाजवादी पार्टी और उसके जो सहयोगी दल है वो जीतने जा रहे हैं। सर, जो समाजवादी पार्टी हर जगह एक्टिव है। वर्चुअल रैली करेंगे तो वर्चुअल रैली में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता और कहीं भी पीछे नहीं है, कहीं भी पीछे नहीं है। समाजवादी लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्चुअल रैली के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। और समाजवादियों से डिजिटल तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाजवादी वो लोग हैं जो लैपटॉप देना जानते हैं और लैपटॉप चलाना भी जानते हैं। शायद योगी आदित्यनाथ जी, मैं नहीं कहूँगा, ये चीज़ें हमारे राष्ट्रपति जी अक्सर कहते हैं कि वो बाबा जी शायद लैपटॉप चलाना ना जानते हो। सर विपक्ष का कहना ये है कि आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जब होता है क्या, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून व्यवस्था में सर, कानून व्यवस्था के ऊपर जो प्रेजेंट टाइम में जो सत्ता पक्ष हमेशा ये बोलता रहता है कि आपकी पार्टी में कानून व्यवस्था सही से नहीं चलती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शानदार सवाल पूछा आपने। ये मैं चाहता था कि आप ये सवाल जरूर पूछें, क्योंकि कानून व्यवस्था के बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हाथरस कांड भूल गया, लखीमपुर खीरी का कांड भूल गया। जिस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ इन लोगों ने उसको न्याय नहीं मिलने दिया, वो कानून व्यवस्था की बात करेंगे। और जो खुद मंत्री होते हुए किसानों के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी चढ़ाई, हमारे 750 जवान देश के शहीद हो गए, तब ये किसान शहीद हो गए। उस समय जो उनके ऊपर जो शहीद हो गए किसान, उस आंदोलन में भी पुलिस ने बहुत बर्बरता की और किसानों को मारा पीटा, वो कानून व्यवस्था नहीं थी। और जहाँ तक मैं इस टॉपिक पे आता हूँ, कानून व्यवस्था की बात है, तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव आपने देखा होगा और बहुत आपको ध्यान भी होगा जहाँ तक, क्योंकि आप पत्रकार हैं। उस समय जिस तरीके से माता द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसी तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत के चुनाव में हमारी माताओं बहनों के कपड़े फाड़े, उनका चीरहरण किया। वो दृश्य किसी से छुपा नहीं है। जो जिला पंचायत का पर्चा नामांकन भरने अपना जा रही थी, उनके पर्चे तक छीन लिए गए। तो ऐसे लोगों से आप कानून व्यवस्था ऐसे लोगों से समझ सकती है क्या? मैं सिर्फ आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इन पर कैसे भरोसा करेंगे कि जो बहन बेटियों की इज्जत न कर सकते हो, वो कानून व्यवस्था की बात करेंगे? नहीं सर, जब उदाहरण देते हैं मुजफ्फरनगर दंगा वगैरह, आपकी पार्टी में भी ऐसे काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं। जैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, काफ़ी ऐसे हुए हैं। जैसे आप बात करते हैं लखीमपुर वाला इंसिडेंट की जो आप बात करते हो, जो मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, मिश्रा जी को उन लोगों ने जेल में डाल दो दिया। नहीं, डाल दिया सवाल वो नहीं है, डाल दिया वो तो जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद डाला है, लेकिन तब तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तमाम वो सवाल है। चलो देखिए, मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से और 17 के बीच का, वो भी आंकड़े उठाकर देख लीजिए। आप ये देख लीजिए कि जो आपराधिक आंकड़े हैं वो कौन सी सरकार में कहाँ बढ़े हैं और कहाँ घटे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आज अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है। नहीं सर, जो अपराध की आप बात कर रहे हैं, चलिए सर, जो आप बात कर रहे थे किसान आंदोलन से रिलेटेड, अब सर बात आपसे बहुत अहम सवाल करने जा रहे हैं।
सर ये बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से अभी सर हाल ही में गणतंत्र दिवस आ रहा है, हमारे चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को कैसे देना चाहेंगे? हालांकि देखिए गणतंत्र दिवस आ रहा है, उसकी सब लोगों को बधाई शुभकामनाएं मैं आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ और जनता से अपील कर रहा हूँ कि गणतंत्र दिवस के साथ साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव का भी समय आ गया है, तो आप लोग मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान हमारा ये अधिकार है। अगर हम मतदान से वंचित रह जाएंगे तो हम लोगों को हमारे हक की सरकार नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए आप सब लोगों से गणतंत्र दिवस की बधाई भी दे रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील भी कर रहा हूँ सभी नागरिकों से कि आप लोग मतदान भारी से भारी संख्या में करें, जिससे आपकी पक्ष की जो भी सरकार आप चाहते हैं वो बने, आपका भला हो जी। हमारे साथ उपस्थित थे असित यादव जी, उन्होंने बड़े ही सरल स्वभाव से बताया कि आगामी जो 10 मार्च 2022 को जो रिजल्ट आएगा उसमें भारी प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी वापसी करेगी। धन्यवाद।